Every episode, a new voice, a new vision. Welcome to Nazariya the Vision. आज फिर से हमारे साथ सत्येंद्र जी हैं। खाने पानी पीने के जो फूड्स हैं और उसका हेल्थ पर क्या असर है? इसमें काफी बड़ी आबादी परेशान है। हमारी निर्भरता पहले भोजन पर, स्वयं पर। बाजार हमारे स्वास्थ्य की परवाह नहीं करता, वो मुनाफे की परवाह करता है। तो आटा मिल रहा है, गेहूं का ही तो चक्की से पीस के आटा मिल रहा है, फर्क क्या है उसमें? अचानक से आप बात सुनने में आ रहा है कि गेहूं बड़ा नुकसानदायक है। कई लोग कह रहे हैं मैंने तो भाई अब गेहूं खाना ही बंद कर दिया। ये छिलके की परत का जो प्रोटीन है वो मानव नहीं बचा पाता। ये पशुओं के लिए ध्यान का है। ये ध्यान है कि उसको धो दिया और छिलके सहित काट दिया। चावल का उपयोग करना है तो छिलके के ठीक नीचे की परत चावल में आ जाए। इसलिए खरीदारों की एक टीम बन जाए, एक मेंबरशिप बन जाए, तो आप जिस तरह से काम कर रहे हैं, एक तरह से आपने घर में फैक्ट्री बनाई है। नई पीढ़ी के लड़के और कुछ किसान ऐसे तैयार भी हुए। इसी शर्तों के साथ काम नहीं है कि तुमको ये करना होगा, नहीं तो ऐसे कर देंगे या बाहर कर देंगे या कुछ। वो लोग ट्रेंड होते जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। कि मान लीजिए कि हमसे उनका संबंध नहीं भी बन पा रहा है व्यापार का। नोटबंदी का भी फैसला था जी, जिसने परेशान किया। फिर उसके बाद प्लास्टिक प्रतिबंध वाला भी फैसला आया। प्लास्टिक प्रतिबंध वाले फैसले में भी लोगों को एडवर्स असर डाला। अचानक से जो छोटे छोटे ग्रुप में जो काम करने वाले लोग थे, वो डर करके कुछ महीने काम बंद कर दिए। आइए सुनते हैं कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ कानों से नहीं, दिल से महसूस होती है। वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ नजरिया द विजन। आज फिर से हमारे साथ सत्येंद्र जी हैं। सत्येंद्र जी से पिछली बार हमारी मुलाकात हुई थी, तो सत्येंद्र जी ने मुझे बताया था कि उन्होंने अपने घर में ही इस तरह का माहौल बनाया हुआ है कि मोहल्ले के लोगों को जो रोजगार पाना चाहते हैं उनको रोजगार भी दिया है और नेचुरल प्रोडक्ट्स भी, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी देने की कोशिश की है। तो आज उसी सिलसिले में आगे बात करते हैं हम कि सबसे पहले ये कि हेल्थ और फूड, मतलब खाने पानी पीने के जो फूड्स हैं और उसका हेल्थ पर क्या असर है, क्योंकि आज अभी जो फूड्स हमको बाजारों में मिल रहे हैं, चाहे वो अनाज हो या जितनी भी चीजें, सब्जियां हो, सारी चीजें कोई भी ऑर्गेनिक और नेचुरल वे में नहीं मिल रही। तो इसका क्या असर है हेल्थ पर? हेल्थ पर तो पूरा और बहुत बुरा असर है ही है जी। और इसमें काफी बड़ी आबादी परेशान है, स्वास्थ्य की चिंताओं से परेशान है, तमाम तरह की बीमारियों से परेशान है। जो हमारी निर्भरता पहले भोजन पर, स्वयं पर, आत्मनिर्भरता जैसे कहने की, गेहूं का आटा है तो गेहूं धो लिया, सुखा लिया, गया घर में पीस लिया, चक्की को पिसवा लिया। चावल भी प्राय घरों में तैयार हो जाया करते थे या छोटे मोटे उपकरणों से तैयार हो जाते थे। मतलब धान से जी, धान से घर में ही उसको सुखाया, या तो घर में कुटाई हो गई या बाद में जब कुछ मशीनीकरण का दौर आया तो छोटी छोटी मशीनें गाँव में, शहरों में भी लगा करती थी, उसको गैस उठवा लिया। दालें भी बन जाया करती थी, अक्सर घरों में ही बना करती थी। तो ये सारी चीजें अब बाजार से चल रही हैं और बाजार हमारे स्वास्थ्य की परवाह नहीं करता, वो मुनाफे की परवाह करता है। तो मुनाफे की परवाह करने की वजह से स्वास्थ्य पीछे छूट गया और मुनाफा वाला बात आगे आ गया। उस वजह से बाजार में हम आश्रित हैं। अब नई परिस्थितियों में हम अगर मनुष्य हैं और मनुष्य को सोचने समझने की तमाम तरह की क्षमताएं सभी जीवों में बेहतर है, तो आज के इस दौर में भी बहुत सारे लोग अपने भोजन को स्वास्थ्यपूर्ण कैसे बनाया जाए उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। तो उसकी पुराने कुछ लोग जो गांव से जुड़े हैं या कुछ इसके बारे में जानकारी रखते हैं, तो वो इसके बारे में उपाय कर लेते हैं, तरीके ढूंढ लेते हैं। तो वो लोग बना रहे हैं। बहुत कम है ऐसे लोगों की संख्या निश्चित रूप से बहुत कम है। तो उसमें ये समझना होगा कि हम अपने स्वास्थ्यपूर्ण भोजन को कैसे प्राप्त जैसे ये आपने पहले उदाहरण दिया गेहूं का, हाँ, गेहूं का दिया और आटा जो भी मिल रहा है, तो जो आटा मिल रहा है गेहूं का ही तो चक्की से पीस के आटा मिल रहा है, फर्क क्या है उसमें? हाँ, बचपन से देखते आ रहे हैं कि गेहूं से रोटी खा रहे हैं, सब ठीक है जी। अचानक से आप बात सुनने में आ रहा है कि गेहूं बड़ा नुकसानदायक है। कई लोग कह रहे हैं मैंने तो भाई अब गेहूं खाना ही बंद कर दिया। कई लोग कह रहे हैं गेहूं में तमाम बुराइयां गिना रहे हैं, लेकिन ये आपको 5-6 सालों में
अचानक से हाँ, 10 साल। पिछले मैं 45-50 साल की उम्र में मैं कभी नहीं महसूस कर पाया तो ये अचानक हुआ कैसे। इधर के समय में एक तो बाजार में पैकेट वाले आते हैं और उनका पैकेट वाला आटा तैयार करने में दृष्टि रहती है चोकर अलग करना और उसका जो सफेद वाला हिस्सा है वो अलग करना। तो चोकर का भी वो दाम निकाल लेते हैं, पशु आहार से अच्छा दाम निकलता है और इधर आटे से भी निकलता है। मिलावट की जहां तक बात है तो उसमें लगभग सभी का अनुभव, कहीं कहीं मैं पैकेट में भी कुछ लोगों ने बताया चावल की किनकी या कुछ दूसरे तरह की चीजों को मिला करके उसको बैलेंस। क्या चावल सस्ता होता है कि उनसे? चावल नहीं सस्ता होता है, चावल की किनकी एक होती है, टुकड़े होते हैं। जब चावल की कुटाई होती है, जब धान से छिलका निकाला जाता है तो बहुत सारे छोटे टुकड़े निकल जाते हैं, तो वो चावल से जब बाहर किए जाते हैं तो वो बेहद सस्ते होते हैं। और मिलावट की बाजार में उस किनकी का बहुत महंगे बाजार है, उससे वो कलर आ जाता है। मसाले का बाजार हो या आटे का बाजार हो या जितने भी पिसे आइटम का बाजार है उसमें उसका बड़ा महत्व है और बड़ी तेजी से उसका यूज होता है। नुकसान की चीज तो दिखाई नहीं पड़ रही। उसमें क्या है कि जब हम उसको मिलाते हैं उसके प्रभाव को, उसके रंग को छुपाने के लिए जब हम रासायनिक कलर का या किसी गंध का इस्तेमाल करते हैं तब वो नुकसानदायक होता है। तो बाकी क्या है कि अब आटे में चावल में नुकसान मिला देने से नुकसान नहीं है, लेकिन जो उसका चोकर निकाल लिया गया तो केवल चिकनापन बचा। ओके, उसका जो फाइबर है वो बाहर निकल गया। तो ये नुकसान। हाँ, बचपन में भी मुझे याद है, आप सब लोग को भी, कि आमतौर पर जो गांव घरों में आसपास खेतों में जो गेहूं पैदा हुआ हम लोग लेते थे, बहुत मोटे दाने का नहीं होता था, मीडियम रेंज का होता था, पतले भी रहते थे। कई तो हाँ क्वालिटी होती है, क्वालिटी 68 और वगैरह वगैरह। हाँ नहीं, ये जब K68 आया और अच्छे और मोटे दाने वाले गेहूं आने लगे तो हम लोग भी बचपन में कभी ध्यान है कि हमारे आसपास के परिवारों में कभी किसी ने K68 खरीद कर नहीं खाया होगा। मोटे दाने के गेहूं, बहुत सफेद मुलायम रोटी बनती है, पतला छिलका होता है। तो हम लोग के घरों में जो रोटियां बना करते थे हल्की काली माल ये रोटी रहती थी। तो अब ये रोटी हम लोग चाहे जितनी खा लें कभी कोई नुकसान नहीं हुआ। मोटे दाने के अगर हम गेहूं सेलेक्ट करते हैं तो उसमें गूदे वाला हिस्सा ज्यादा हो गया, छिलका वाला हिस्सा कम हो गया। तो अब वो चीज हमारे पेट के डाइजेशन सिस्टम को खराब करती है। डाइजेशन सिस्टम हमारा तभी अच्छा चलता है जब भोजन में रेशेदार चीजों की सारी चीजें परसेंटेज अच्छी रहे। दूसरा, रेशेदार चीजों में जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, किसी भी अनाज का जो रेशेदार वाला हिस्सा है उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो अच्छी होगी। तो एक न्यूट्रिशन वैल्यू हमारा कम हो गया रेशेदार चीजों के बाहर हो जाने से, और जो पाचन तंत्र है रेशेदार चीजों से उसके साफ होने की क्रिया, उसमें पेट साफ होना, कब्ज दूर रहना और कई उसमें पाचन क्रिया में उसका सहयोग मिलता है, तो वो भी पक्ष हमारा कमजोर हो जाता है। तो ये ओवरऑल रेशेदार चीजों को बाहर करके चिकना, सुंदर, मुलायम भोजन को बनाने की कोशिश की, ये भोजन को हमारे दूषित कर देता है। इस तरह से देखने में सुंदर और स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक। अच्छा, दूसरा चावल में कुटाई अगर आप कर रहे हैं छोटी मशीन से या बड़ी मशीन से, उससे फर्क क्या? एक तो मैं उदाहरण देने के लिए आपको बताऊं कि चावल तो जिन क्षेत्रों में भारत में ज्यादा चावल धान की पैदावार रही है और चावल ज्यादा खाया जाता था, पूर्वांचल की तरफ ज्यादा, पूर्वांचल है, बिहार है, बंगाल है, उधर दक्षिण में भी साउथ में आंध्र और उधर के भी उड़ीसा है, ये सब जो क्षेत्र चावल वाले आते हैं वहां पर दो तरह के चावल भाषा में रही है। एक अरवा चावल बोलते थे, उसना चावल बोलते थे। आगे बढ़ने पर उसको भुजिया चावल भी, उसना चावल जो था उसको भुजिया चावल भी बोलते थे। अरवा चावल, उसना चावल का मतलब ये है कि एक चावल जिसको सीधे धान को सीधे सुखा करके और कुटाई करा के छिलका उतार दिया, ये अरवा चावल बोला। और एक चावल बनाने का तरीका कि धान को पहले उबाला गया, उबाल करके फिर सुखाया गया और फिर उसको कुटवाया गया, तो इसको उसना चावल या कहीं कहीं भुजिया चावल भी बोलते हैं। ये जो दोनों में फर्क है कि जो चावल की बेल्ट है, धान की बेल्ट है भारत में, वहां सब जगह उसना चावल ही खाया जाता है, पारंपरिक रूप से खाया जाता रहा है। आज के दौर में अब वहां भी नहीं मिलता, क्योंकि ये धान को उबाल के सुखाने का काम प्रायः गांव के
घर घर की महिलाएं किया करती थी। और अब ये जैसे होता है ना शारीरिक श्रम से हम सभी लोग धीरे धीरे जी दूर होते जा रहे हैं। जी होते जा रहे हैं, तो उसमें ये उबालने की प्रक्रिया खत्म होती तो उबालने से उसका जो भी न्यूट्रिएंट्स नहीं निकल जाएंगे। उबालने से एग्जाम्पल के लिए मैं लेके आया हूँ, देखिए जी कि 2 तरह के आलू हैं। जी ये उबला आलू है, ये कच्चा आलू। इसको अगर आप छीलते हैं, जैसे ये हम लोग प्राय ऐसे आलू की सब्जी खाते हैं, तो ये छिलका निकला है ना? जी ये छिलका निकला, और ये उबला आलू, इसको इससे नहीं छील सकते। जी छिलका है। अब इन दोनों में आप देखिए क्या आलू का कोई भी कंटेंट नहीं है कि इसका छिलका बिल्कुल पतला है, इसमें कोई कंटेंट नहीं है। किसी भी अनाज में, अधिकतर अनाज में जी, या हमारे अधिकतर जो भोजन की चीजें हैं उसमें ये छिलके की परत का जो प्रोटीन है वो मानव नहीं पचा पाता। ये पशुओं के लिए धान का है, छिलका का भी ज्यादा वो होता है, जल्दी पशु नहीं खाते, लेकिन और कई फसलों के छिलके पशु खाते हैं। लेकिन इसके छिलके के ठीक नीचे की जो परत होती है वो बेहद न्यूट्रिशियस होती है, पोषक तत्व उसमें होते हैं, और वो फाइबरस होती है, रेशेदार होती है। तो अब उबले अगर आलू को अगर हम छील के बनाते हैं तो केवल छिलका निकला और इसके सारे पोषक तत्व इसमें आ गए। उबालने से इसके कुछ न्यूट्रिएंट पानी में जाके वेस्ट नहीं होते? वो नहीं हुआ, ये सब देखिए सारे इसके न्यूट्रिशन इसमें आ गए जी, और ये न्यूट्रिशन इसमें आ गए, तो ये पतला छिलका सिर्फ आप हो गया। उसी तरह से चावल का ही पतला, और इस आलू में देखिए तो इसकी सारी न्यूट्रिशन वैल्यू इस छिलके में आ गई, और ये केवल गुदा मैक्सिमम जो न्यूट्रिशन वैल्यू जो छिलके के साथ जुड़ी होती है वो पूरी की पूरी बाहर निकल गई। अच्छा, अगर आप आलू को पका के भी खाएंगे, इसकी सब्जी बनाए, इसकी सब्जी बनाए जी, ये बिल्कुल गल जाता है, आप देखेंगे कि दबाते ही बिल्कुल ढह जाता है। और ये इसकी सब्जी बनेगी तो ये एक अपना हल्का कड़ापन लिए रहता है, उबालने के बावजूद डबल उबलेगा ये खाने में भी जाएगा तभी उबलेगा। तभी, क्योंकि इसकी जो ऊपर परत है जी वो इसके पास जो सुरक्षित है, वो न्यूट्रिशन वैल्यू की जो परत बची है वो इसके हल्के कड़ेपन को बनाए रखता है। ये अंतर, और ठीक यही चीज ये जो आप देख रहे हैं, तो ऐसा ही भारत के जो प्रायः गांव का जो भोजन था जिसको वो लगातार करना था, वो इसी टाइप का हुआ करता था जी। आज हम लोग ये खा रहे हैं, बचपन का ध्यान है कि या तो आलू ऐसे बना करता था उबाल के छील के, और नहीं तो आलू गांव में मैंने देखा था छीला ही नहीं जाता था। मुझे ध्यान है कि उसको धो दिया और छिलके सहित काट दिया। खाते समय कुछ लोग मुलायम पाए, छिलका सहित खा गए, और या तो उसी समय छिलका निकालते भी गए, खाते भी गए। तो जो आलू कटता था वो छिलके सहित कटता था। ये हमारे आज के भोजन का एक गलत प्रोसेस है, जिसमें हम कच्चे आलू का पूरा छिलका निकाल के खाते हैं। तो इसकी सबसे अच्छी चीज है वो तो फेंक देते हैं। हाँ, ये हमारी निकल गई, वेस्ट हो गई। ठीक ऐसे ही धान में जो बिहार है, बंगाल है, उड़ीसा है, जहाँ पर भी और दूसरे भी राज्यों में जहाँ चावल खाने का रिवाज है, वो जो महिलाएं घर में धान को उबाल के सुखाती थी वो वाला चावल खाते थे। आमतौर पर कहते हैं ना कि चावल खाने से पेट भारी हो गया, ये हो गया। राइस मिल्स में जो होता है, राइस मिल में ये चावल नहीं होता। कैसे होता है? वो तो राइस मिलों के भी चावल और निकल जाता है, मतलब छिलके से मिला हुआ उस पे भी अभी आ जाते हैं जी। तो ये बात मैं बस बता दूं कि भारत में जो गेहूं नहीं था, केवल चावल था, वो चावल खा के जो स्वस्थ रहते थे जी, अपनी तमाम परिस्थितियों में भी चावल से ही वो बहुत सारे स्टेट में इस बीमारी में पेट के उसमें कैसे चावल को उबाल के तो माड़ निकाल के, तो उसके कई उसके भी हैं। बाकी कभी हम उन बीमारियों पर चर्चा करेंगे कि बीमारी और चावल के बीच का क्या रिश्ता है। तो चावल के प्रदेशों में उसको कैसे प्रयोग करते थे, खिचड़ी का है, तमाम उसका है, तो वो उस तरीके से करते थे कि चावल का उपयोग करना है तो छिलके के ठीक नीचे की परत चावल में आ जाए, इसलिए वो चावल को उबालते और खाते थे। आज जो नई औद्योगिक परिस्थितियां पैदा हुई हैं और मानव श्रम से भागने लगा है, तो देखना पड़ेगा कि मशीनीकरण के द्वारा ये कितना हो पाएगा। कुछ मशीनों के द्वारा स्टीम से कुछ गीला करने की कोशिश होती है धान को, और फिर उसको सुखा करके वो चावल करते हैं, और बाकी ऐसे आमतौर पर अरवा चावल ही निकलता है। सारी जितनी मिलें हैं और
जितने भी से ही आजकल चावल मिल रहा है। बॉयल तो करते नहीं होंगे हाँ, डेफिनेटली। पुरानी पद्धति तो खत्म ही है मेरे लिए। तो मिलों से ही चावल हम लोग को मिल रहा है, और मिलों से जो चावल मिल रहा है उसमें देखने में साफ और सुंदर लगे, उसकी पूरी कोशिश रहती है। वो चिकनापन लाने के लिए और उसके परत को घिस से साफ कर लेते हैं, पॉलिश करते हैं। पॉलिश करने का मतलब है कि ऊपर की एक परत को चिकनेपन से बिल्कुल निकाल देते हैं, तो वो जो है वो एकदम चिकना चिकना सुंदर सुंदर चावल हो जाता है। तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू लगभग निकल चुकी होती है, उसके रेशेदार तत्व जो उसको कुछ होते हैं वो भी निकल चुके होते हैं। ग्रामीण स्तरों पर जो हम लोगों का जुड़ाव है, तो हम लोग जैसा मैंने शुरू में बताया कि इस बाजारवाद की परिस्थितियों में अधिकतम क्या संभावनाएं हैं कि हम इसको कर सकें। जी, गांव में भी बहुत जगह बात किया कि कोई धान को उबाल करके दे दे और सुखा लें, हम लोग उबा लें, कि नहीं, स्वास्थ्यपूर्ण भोजन का था। जी। और अब ये विषय है कि स्वास्थ्य, हाँ, हमारा इधर से आ रहा है कि हमारा रोजगार एक स्वास्थ्यपूर्ण समाज की तरफ जी। जा रहा है। विषय था कि हमारा भोजन स्वास्थ्यपूर्ण कैसा रहे। जी। उसमें ढेर सारी बातें हैं, आज हम लोगों ने 3-4 आइटम्स पर जी, चर्चा जी, की। अभी अब हम लोग उधर बढ़ रहे हैं कि समाज का स्वास्थ्य किन बातों पर है। जी। एक तो समाज का स्वास्थ्य, उसके स्वास्थ्य हम भोजन लोग से कारण की ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ पर वो हम, एक तो भोजन उसको स्वास्थ्यपूर्ण मिले, और दूसरा उसका समाज के स्वस्थ होने के कुछ संकेत हैं। उसके पास रोजगार की कितनी गुंजाइश है, उसके पास शिक्षा की कितनी गुंजाइश है, उसके पास स्वास्थ्य की कितनी गुंजाइश है। अच्छा, शिक्षा और स्वास्थ्य भी इस बात पर निर्भर करता है कि रोजगार की कितनी गुंजाइश है, जी, किस तरह का रोजगार है। उसके बाद भी आजाद भारत में 47 के बाद जैसी भी सरकार बनी, जिस पर शायद गांधी और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो संघर्ष हुए थे उसमें तमाम दूसरे लोग भी थे, सबके साथ जो एक सोच बनी थी कि हमें कुछ चीजें उपलब्ध करानी है हर व्यक्ति के लिए। तो उसमें ये सारी चीजें आई थी कि पैसा कम भी है तो आप पढ़ा सकते हैं, पैसा नहीं भी है तो भी पढ़ा सकते हैं। ये विजन था गांधी टाइप का विजन जो था। पैसा नहीं भी है तो इलाज करा सकते हैं, जी, कम है या नहीं भी है तो भी इलाज करा सकते हैं, किसी भी बीमारी का इलाज करा सकते हैं, किसी भी बच्चे को कहाँ तक भी पढ़ा सकते हैं। वो झाड़ू लगाने वाले का बेटा हो या गोबर या कंडी पाथ करके जीविका चलाने वाला हो, तो उसको ये भरोसा दिया गया था कि बस तुम पढ़ाई में मन लगाओ, हमने तुम्हारी जगह बना के रखी है। ये भरोसा भी देना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि जी उसको पढ़ाई की तरफ बिल्कुल खींच सके। तो एक तो उधर का हो सकता है। तो अब ये जो रोजगार वाली जो बात है, तो ये इस पर आप या कभी मुझे लगता है कि एक हमारा सेक्शन हो पूरी बातचीत का, जिस पर हम पूरे सामाजिक स्वास्थ्य को लेकर चलें। ये बात, इसमें एक चीज बचती है कि प्लास्टिक का जो प्लास्टिक बैन है उसका, आपने जो पैकिंग की हुई है प्लास्टिक में पैकिंग की हुई है जो इसका, तो इसका क्या है प्रभाव खाने पीने पर या खेती पर, या मतलब बैन का क्या रैशनल है, क्या उसका औचित्य क्या है, और सही है कि नहीं है? जो बैन है वो कई अलग तरीके का है ना। चिप्स पर बैन नहीं है, चिप्स का पैकेट जो होता है जैसे बैन है तो उसमें बताया गया कि कितनी मोटी पॉलीथीन रहेगी, पतली वाली बैन है और मोटे साइज वाली बैन नहीं है। तो मोटे साइज वाले से उनका ये है कि जो पतली वाली है वो नालियों में जाकर फंस जाती है और उसको ढूंढना और उसको निकालना मुश्किल हो जाता है। तो जो मोटी वाली है उससे जो है उसको पिकअप करना, चुनना, हटा लेना थोड़ा सा आसान होता है और रिसाइकलिंग में भी ये काम आ जाती है। तो इस तरह से बैन भी कभी समझ में नहीं आता, कभी अचानक से कार्रवाई शुरू हो जाती है, कभी चीजें खत्म हो जाती हैं। बैन है तो प्रोडक्शन क्यों हो रहा है? जैसे मैंने कहा चिप्स है, चिप्स की पैकेट मैं बता रहा हूँ कि वहाँ जो प्रभाव इन बैन का पड़ा, तो कार्रवाइयां हुई तो जिन्होंने किसी तरह से अपने उद्यम, मान लीजिए कि एक दुकानदार है उसको अपना कुछ बेचना है तो किस पे बेचे? बड़ी कंपनियों का सामान पन्नी में है, वो तेजी से बिक रहा है और खासकर जो एमएनसीज लेवल के हैं उस पे कभी कार्रवाई हुई हो
ऐसा कभी सुना ही नहीं दिया। छोटे दुकानदारों पर कितनी कार्रवाई हुई उसकी कोई गिनती नहीं है, और कितने कितने जुर्माने लगे वो भी मतलब अथाह है। तो छोटे छोटे दुकानों पर पन्नी और इन सब चीजों को लेकर लगा। अब बाजार में एक सामान अच्छी पैकिंग में रखा हुआ है जी, और हमें दूसरे तरफ हमारे पास भी मान लीजिए कुछ चावल है, दाल है या मिठाई है या कुछ भी आइटम है जो ग्राहक को देना है, तो या तो कागज के ठोंगे में दें या झूला बनवाएं। इन सबों की कॉस्टिंग भी ज्यादा है। अच्छा है, मतलब फिर भी अच्छा है कि कागज का थैला बन रहा है तो बगल किसी जी को जी जी, काम मिल रहा है। तो लेकिन वैसा माहौल रहे कि हम जब कागज के थैले में देने के लिए हम बैठे हैं या खड़े हैं तो सामने वाला लेने के लिए तैयार है। वो कहे कि वो चीज नहीं है या तो अपने पास रखो, वो हमको पैकेट वाला दे दो। तो फिर वो पैकेट वाला दे दो तो फिर ये इसकी मजबूरी है, पैक नहीं कर सकता तो क्या करेगा कि वो वाली पॉलिथीन जो जी कैरी बैग वाला है उसी में बांध करके दे दिया कि कम से कम उसका बिक तो सके। और कितनी जगह पर जैसे मानी यही है कि आए उसी में डाल करके एक आसान हो गया, आसानी से उसी समय दबा दिए, उसने तैयार हो गया, मोमबत्ती से कर दिए, जी जी, मोमबत्ती से करके दे दिए उनको उसी समय कि वो लेके घर तक चला जाए। तो कई बार वो कि अलग अलग ठोंगे में दिए, उधर से शिकायत आ रही है कि आपने ऐसे दे दिया कि वो अरहर और मूंग मिक्स हो गया, गेहूं और चावल मिक्स हो गया, आटा का पैकेट फट गया, तो ये है वह। तो एक जमाना था कि हम लोग उस वक्त ये था ही नहीं, तो झोले में ये सब झोले में तो होता था और हमें मालूम रहता था कि कितनी सावधानी से लेके जाना है। बिल्कुल। आज आदत बिगड़ गई है तो वो सावधानी भी नहीं बरतते, बिगाड़ दी गई आदत, तो चीजें मिक्स हो जाती। तो अब यहाँ पर ये है कि इस प्लास्टिक का जो अभियान है उसमें जनता और सरकार दोनों ईमानदारी से लगेंगे तो होगा। इंटेंशन तो आलू के चिप्स और बड़ी बड़ी कंपनियों के आलू के चिप्स या किसी भी तरह की बड़ी कंपनियों के थैले बिकेंगे और कार्रवाई छोटों पर होगी। तो ये एक असंतुलन है जी, ये असंतुलन है जिसमें जो नॉन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है उसको परेशान करने जैसी परिस्थिति बनती है। सर ये सर बहुत उपयोगी बातें आज हुई। अब एक आखिरी बात मैं करके खत्म करता हूँ कि आपका बर्तनों पर भी कोई काम है, बर्तन यानी मिट्टी के बर्तन या तांबे का बर्तन या इस पर कुछ काम है? लेकिन अब उतनी ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, उसका उतनी क्षमता अभी सोच के रह जाता है। अच्छा, कपड़ों पर भी काम करने की सोचा लेकिन सोच के रह गया। ये कई बार वॉशिंग पाउडर जैसी चीजों पर भी काम करने के लिए सोचा और कुछ लोगों को प्रमुख तरीके भी बताए थे उसको बनाने वाले लोगों से मिलवाए थे। कुछ लोग थोड़ा सा आगे बढ़ के छोड़ भी दिए, पीछे भी हट गए। तो तमाम तरह की चीजें हैं, क्षमता की भी बात होती है जी, और उसमें शायद एफिशिएंसी नहीं है, कोई कर सके हम लोग या जैसा चीजें बन सके बन जाएगा तो अच्छा है। हम लोग ने आज जो बातें की उससे ये एक निष्कर्ष निकला कि अगर हमारी कोई खरीदारों की एक टीम बन जाए, एक मेंबरशिप बन जाए, तो आप जिस तरह से काम कर रहे हैं, एक तरह से आपने घर में फैक्ट्री बनाई हुई है, आप चक्की भी है, फैक्ट्री नहीं कहेंगे, मतलब आप मतलब एक यूनिट बनाई हुई है जो आप एक ब्रिज के तरह से काम कर सकते हैं और इस तरह के और भी लोगों को प्रमोट कर सकते हैं जो आप काम कर रहे हैं वो आप गाइड कर लें और लोग भी काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ही काम जो कर रहे हैं, बहुत दिनों से कर रहे हैं, इसमें अगर हमें मिलते हैं कुछ जो मेंबर्स जो खरीदने को तैयार है, हमारी रिक्विजिशन स्लिप पहले बन गई कि हमें ये डिमांड है, इतना काम करना ही है, तो आप आसानी से काम करा लेंगे और आसानी से ये काम आगे बढ़ जाएगा। ये आपने कर लिया, 200 लोग आपके पास हो गए, फिर जब आगे बढ़े आपके कैपेसिटी से बाहर गया तो आपने और गाइड किया और लोगों को ट्रेन किया, आप ही की तरह की और भी लोगों ने यूनिट बनाई, क्योंकि आपका काम जो है वो सराहनीय कार्य है और उसमें इंटेंशन पैसे कमाने का नहीं है। मतलब पैसा तो आपकी आजीविका उससे चलेगी, लेकिन आपका रामदेव बनने की इच्छा नहीं है कि आप बहुत मिलियनेयर और बिलियनेयर बन जाए। उससे आपको गाइड भी लोगों को करेंगे, लोगों को ट्रेन करेंगे। जो शुरुआत ऐसा ही था और ऐसी सोच भी थी, उसमें इसी तरीके से चीजें चल रही
और गांव में नई पीढ़ी के लड़के और कुछ किसान ऐसे तैयार भी हुए, कुछ लोग दाल की दराई करने लगे, उसमें तेल पेरने वाले भी लड़के तैयार हुए, उन्होंने कुछ नई नई चीजें खड़ी की। इधर जमुना पार से भी कुछ लोग आए, तो ऐसा लग रहा था कि एक धीरे धीरे टीम सी बनती चली जा रही है और कोई किसी के बंधन में भी नहीं है। जी जी, स्वतंत्र भी हैं और बंधे भी हैं। हम आपस में एक नैतिक बल से आपस में बंधे हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हुए बंधे हैं और हमारे भीतर बीच में किसी शर्तों के साथ काम नहीं है कि तुमको ये करना होगा, नहीं तो ऐसे कर देंगे या बाहर कर देंगे या कुछ। सिर्फ इतनी ही बस बात है कि चीजें कोई डर नहीं है, चीजें शुद्ध होनी चाहिए। अगर उसकी क्वालिटी या शुद्धता से अगर चीजें होंगी, जुगाड़ होगा, तो हम लोग फिर आप चेक करते रहेंगे, जाते आते रहेंगे, इसको हम लोग देखते काम रहेंगे। करते हैं। और हमारा अधिकतर वो चीजें था कि हम लोग का नेचुरल चीजें थी, खान पान और खाने पीने के तरीके से, स्वाद से और आने जाने से ही पता चल जाता था कि चीजें कैसी बन रही। तो उस टीम में कई बार लोग अंदर आए, कई बार बाहर भी गए, लेकिन धीरे धीरे अंदर बाहर भी हो रहा था, तो वो लोग ट्रेंड होते जा रहे थे। हाँ बिल्कुल, कि मान लीजिए कि हमसे उनका संबंध नहीं भी बन पा रहा है व्यापार का, व्यक्ति वो ट्रेंड हो गया, ट्रेंड और एक छोटा रोजगार कैसे चलाना है, रोजगार तैयार कैसे चलाना है, उस पर उसका अपना एक व्यू बन गया, एक तरीका वो प्रशिक्षित हो गया। तो वो चीज एक बड़ी अच्छी कामयाब चल रही थी। तो वो बात के दौर में कुछ ऐसे फैसले हुए जिसने सबको प्रभावित किया। लेकिन अगर अब यह कहूं कि उसमें नोटबंदी का भी फैसला था जी, जिसने परेशान किया। फिर उसके बाद प्लास्टिक प्रतिबंध वाला जो फैसला आया, प्लास्टिक प्रतिबंध वाले फैसले ने भी लोगों को एडवर्स असर डाला। अचानक से जो छोटे छोटे ग्रुप में जो काम करने वाले लोग थे, वो डर करके कुछ महीने काम बंद कर दिए, फिर शुरू करेंगे। जीएसटी जब हुआ था, तो जैसे मुझसे जुड़े हुए आसपास के जिले के लोग थे, तो वो कुछ उसमें एक मंजन बनाने वाले थे, अभी इलाहाबाद से मिलके वो दूर थे, मंजन बना के देते थे। वो कुछ उनके गोमूत्र के भी बने हुए कुछ आइटम हुआ करते थे, कुछ और भी उधर थे। तो वो क्या किए कि बार बार तो शहर लेकर के साथ में आना महंगा पड़ेगा, तो उधर की जो ट्रांसपोर्ट है उस पर रख दिया, चले आए। अब जिस वक्त जीएसटी लागू हुआ, उस समय वो हो गया कि आपके पास वो टिन नंबर होगा, तो ये कागज वो कागज, उस कागज के चक्कर में बिल, फिर बाद में एक ई-वे बिल का मामला आया, फिर बाद में चीजें कुछ रिलीज किया गया। लेकिन तब तक क्या हुआ कि फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए नजरिए के साथ। तब तक ख्याल रखिए।